हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। बोले तो राउल्ट्स के नियम के बारे में। राउल्ट्स का नियम क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, आपको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस खोजो राउल्ट्स लॉ के, आपको सारे वीडियोस दिखोगे, लेकिन आपको राउल्ट्स लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है कि राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले आपको दो तीन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना नहीं करोगे तो राउल्ट्स का लॉ आपको समझ में कैसे आएगा। तो पहले हम आपको उन तीनों चीज जो तीन चीज़ें हैं उनके बारे में जानना जिनको बहुत जरूरी है, उन तीनों चीज़ों के बारे में आपको हम समझाएंगे। तब आपको हम जाके बताएंगे राउल्ट्स का नियम। तब भी आपको पढ़ने भी पड़ेगा कि राउल्ट्स का नियम क्या कहता है, राउल्ट्स कहना क्या चाहता है। ठीक है, अब बस सब लोग क्या कर रहा है, सब लोग उस जो राउल्ट्स का नियम जो बोले हैं उसको डायरेक्ट बग दे रहे हैं, जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको लिख दे रहे हैं। इससे काम उनका हो जा रहा है, लेकिन ये ऐसा सही नहीं है। ये क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, आपको हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सुनो, पहले अगर आपको राउल्ट्स लॉ को समझना है तो राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले आपको इन तीन चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इन तीन चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे, आपको कहाँ समझ में आएगा कि क्या होता है हमारा राउल्ट्स लॉ। देखो, अब लोग डायरेक्ट इस चीज़ को उसमें बोल देते हैं और लोगों को लगता है समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहले क्या करना होगा, पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब आप इन तीनों चीज़ों के बारे में जान जाओगे तब आपको राउल्ट्स लॉ बहुत सिंपल शब्दों में समझ में आने लगेगा। तो देखो, इन तीन चीज़ों में क्या क्या चीज़ है। पहला डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। पहले डाल्टन्स का नियम जानते हैं क्या होता है, फिर हम जानेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आधे लोग को पता नहीं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब फिर जानेंगे हम कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जब इन तीन चीज़ों के बारे में हम जान जाएंगे कंप्लीट अच्छी तरीके से, तब हमको राउल्ट्स का नियम जो राउल्ट्स लॉ है वो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलो हम आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं डाल्टन्स के नियम को। अब आपको हम समझाते हैं कि डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर मतलब डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का क्या नियम है, डाल्टन के आंशिक दाब का क्या नियम है, ये क्या कहना चाहता है। देखो, डाल्टन सिंपल शब्दों में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो चलो मान लो ये हमारे पास एक बर्तन है। ठीक है, हमने क्या है, ये हमारे पास एक बर्तन है, कुछ भी एक बर्तन मान लो। ठीक है, सिंपल शब्दों में। और इसमें आप कोई मान लो कोई गैस भर दिए, मान लो इसमें गैस मैंने भर दिया ऑक्सीजन गैस। तो जैसे ही ऑक्सीजन गैस को हम इस बर्तन में भरेंगे, ये ऑक्सीजन गैस इस बर्तन की जो दीवार होती है, बर्तन की दीवार पर दाब डालने लगेगा, बोलो तो प्रेशर अप्लाई करने लगता है। कैसे पता का हो तो प्रेशर अप्लाई करता है, तो सिंपल बात है, एक छेदा करो क्योंकि सारा का सारा गैस बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि किसी गैस को अगर किसी बर्तन में भरी जाए तो वो गैस उस बर्तन की दीवार पर प्रेशर अप्लाई करने लगेगा, बोले तो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, बाहर निकलेगा। अब जो हमारा डाल्टन्स का नियम है, सुनो, बोलता है कि मान लो कोई बर्तन ले लो और उस बर्तन में तीन चार टाइप का गैस भर दो। क्या कर दो, तीन चार टाइप का गैस भर दो। चलो हमने मान लो चार टाइप का गैस भर, तीन टाइप का गैस भर दिया, ए बी सी। हमने कोई तीन टाइप के गैस को क्या कर दिया, इस बर्तन में भर दिया। ठीक है, जैसे इस बर्तन में हम तीन टाइप के गैस को भरेंगे, ये तीनों टाइप के गैस इस बर्तन की दीवार पर दाब डालने लगेंगे। अभी भी हमने बताया कि जब किसी बर्तन में किसी गैस को भरा जाता है तो गैस उस बर्तन की दीवार पर दाब डालता है, बोले तो प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये भी प्रेशर अप्लाई करेगा इस बर्तन की दीवार पर। ये वाला गैस भी अप्लाई करेगा प्रेशर, और ये वाला गैस भी प्रेशर अप्लाई करेगा किस पे, इस बर्तन की दीवार पे। अब मान लो इस ए के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस बर्तन की दीवार पर, वो हमारा पीए है। क्या है, पीए है। और ये जो बी है, इसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है इस बर्तन की दीवार पर, उसको मान लेते हैं पीबी है। और ये जो हमारा सी है, इस सी के द्वारा अप्लाई किया गया जो प्रेशर है उसको हम मान लेते हैं पीसी है। देखो, ए के द्वारा लगाया गया जो ये सब जो प्रेशर है, इनको आप प्रेशर नहीं बोलोगे, इनको आप पार्शियल प्रेशर बोलोगे। मतलब ए का पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, और सी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। अब कहोगे पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों बोल लो, भैया प्रेशर नाम तो सबसे अच्छा लग रहा है, ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर। नहीं, पार्शियल वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ए खाली अकेला नहीं है इस पे प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ए के साथ साथ अगर ए को देख रहे हैं तो बी भी है और सी भी अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ए थोड़ा सा अप्लाई कर रहा है प्रेशर बर्तन की दीवार पे, बी भी कुछ थोड़ा सा अप्लाई कर रहा है और सी भी कुछ थोड़ा सा अप्लाई कर रहा है। मतलब आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से ए भी अप्लाई कर रहा है, बी भी अप्लाई कर रहा है और सी भी अप्लाई कर रहा है इस बर्तन की दीवारों पर। ठीक है, इसलिए इसको हम पार्शियल प्रेशर के नाम से बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है डाल्टन का नियम, डाल्टन कहते हैं कि अगर किसी बर्तन में आपने तीन टाइप के गैस भर दिए और उनका पार्शियल प्रेशर पीए पीबी पीसी हो, पीए पीबी पीसी हो, तो इस बर्तन की दीवार पर लगने वाला कुल प्रेशर, इस बर्तन की दीवार पर लगने वाला कुल प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी।
मतलब कुछ और नहीं, वही हुआ कि हम बाजार जाएं और 5 किलो आलू खरीद लें, 10 किलो आम खरीद लें और 3 किलो लहसुन खरीद लें। कुल कितना किलो खरीदा? तो 5, 10, 15, 3, 18 किलो। तो वही चीज़ है कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इस बर्तन के द्वारा लगाया कुल प्रेशर कितना होगा, तो कुल प्रेशर इन तीनों के जो लगाया गया कुल प्रेशर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इन तीनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। वही हमारा क्या होगा, उस बर्तन की दीवारों पर लगने वाला कुल प्रेशर होगा। तो ये काफी सिंपल था। आपको डाल्टन का नियम समझना है, डाल्टन का क्या है पार्शियल प्रेशर का नियम। अभी आपको इसका यूज करना है राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। और वेपर प्रेशर को समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने टीवी पर। अब हम आपको समझाते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने कोई सॉल्वेंट रख लिया है। सॉल्वेंट मान लो हमारा, चलो यहाँ पे पानी है। ठीक है, अब जिस पानी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पानी यहाँ पे है। अब इसको देखो, इस पूरे इक्विपमेंट को मैंने एक बेलजार के द्वारा ऊपर से ढक दिया है। बेलजार समझ लो एक ढक्कन है इसका। अब नीचे से यहाँ से आग लगाओ, जैसे आग लगाओगे ये पानी वेपर फॉर्म में ऊपर चेंज होने लगेगा, वेपर फॉर्म में चेंज होने लगेगा। बोले तो ये वेपराइज होने लगेगा, ये वेपराइज होकर ऊपर उड़ने लगेंगे सब सारे। अब पानी यहाँ पे हीट देते जाओ तो लगातार वेपर की संख्या मात्रा यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अब देखोगे कुछ देर के बाद ये जो हमारा वेपर फॉर्म, जो हमारा वेपर है, ये वाष्प जो है ये ठंडा होकर वापस फिर से हमारा पानी के रूप में, पानी के अणु के रूप में चेंज होने लगेगा। जाहिर सी बात है, भाप को आप ठंडा करो तो वो फिर से हमारा पानी के रूप में क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। तो हमारा फिर से ये पानी के रूप में क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, इकट्ठा बन के नीचे गिरने लगेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन, हिंदी में बोले तो संघनन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब आप नीचे से लगातार हीट देते रहो, तो ये वेपर फॉर्म में चेंज होगा। अब वेपर फॉर्म में चेंज होगा तो फिर से हमारा ऐसा कंडेंसेशन होगा, फिर से हमारा ये पानी के रूप में नीचे गिरेगा। अब ये काम करते रहो, तो ये भी हमारा नीचे लगातार होता रहेगा। अब एक ऐसा कंडीशन आएगा आपके समय, आप जब ये काम करोगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि आप देखोगे जितना यहाँ पे वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, उतना ही वेपर तुरंत ये कंडेंसेशन होकर पानी के फॉर्म में फिर से चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था, इस पोजीशन को हम बोलते हैं, हम सामने बोले तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलते हैं। मतलब ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अब इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन के दौरान अब देखो, ये जो वेपर फॉर्म में जो वेपर है, ये वेपर इस जो हमारा ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के ऊपर फोर्स लगा के, मतलब बोले तो इस पर प्रेशर लगा रहा है ना, प्रेशर लगा के नीचे गिर रहा है। इस वेपर के द्वारा इस सॉल्वेंट पे जो प्रेशर लगाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, तो देखो यहाँ पे वेपर ने प्रेशर लगाया है इसके ऊपर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर के नाम से। ठीक है, सुनाया आपको। ये आपको राउल्ट्स लॉ को समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें से दूसरा चीज़ मैंने आपको ये समझा दिया है, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर जो होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन को समझाते हैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में। देखो, ऐसा मान लो आप मार्केट जाओ, 5 किलो ले लो आम, 5 किलो ले लो आप मैंगो। ठीक है, 5 किलो लो मैंगो, 3 किलो ले लो आप क्या, 3 किलो ले लो आप मान लो पपीता, और मान लो 2 किलो ले लो कुछ चीनी ले लो। और आपसे अगर हम पूछ दें कि बताओ भैया मैंगो का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो सिंपल सा काम है, कैसे होता है मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मैंगो कितना होगा, 5/कुल, मतलब जिसका लेना है वो, तो वो कितना है 5/कुल। कुल कितना है 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10 ना, इससे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब जिसका निकालना है वो ऊपर बटे में कुल। ठीक है, ये आपको समझाया मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको 3 चीजें समझाई, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ, वेपर प्रेशर क्या होता है, और फिर मैंने आपको समझाया मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब आपको समझ आएगा राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ कहता है कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि गैस भरा हुआ है तो गैस का एक पार्शियल प्रेशर होगा। चलो, वो जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको मान लेते हैं हम P। वो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो P, वो पार्शियल प्रेशर, अगर ये गैस होता है, इस गैस का एक वेपर प्रेशर भी होगा। आपको मैंने वेपर प्रेशर भी समझाया क्या होता है। तो इस गैस का मान लेते हैं वेपर प्रेशर क्या हुआ है, P0 है। और ये गैस है तो इसका हमने बोला कि मोल फ्रैक्शन होगा, इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम मान ले रहे हैं ये। तो बोलता है कि किसी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो
उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के जो को गुणा कर दो, मतलब उन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल टू होता है। मतलब किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा है राउल्ट्स लॉ। इसी को समझने के लिए आपको मैंने 3 चीजें इतने ढेर सारे टिटिम्मा किया, आपको समझाया कि कैसे आपको समझ आता है राउल्ट्स लॉ का। इसलिए मैंने आपको तीनों चीज बताई, देख लो तीनों चीजें क्या। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता, आपको यही नहीं पता होता कि क्या होता है पार्शियल प्रेशर, क्या होता है हमारा वेपर प्रेशर, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। इन तीनों को चीजों को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप पूरी तरीके से कोई भी चीज सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब हमने अगर मान लो कंटेनर में 3 टाइप की गैसें भरी हुई हैं, ए बी सी, 3 टाइप की गैसें भरी हुई हैं। मान लेते हैं इसका ये गैस, इसका कोई मान लो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट ए है, और इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं हमारा एक्स ए है। तो इसका तो इसके लिए राउल्ट्स लॉ क्या होगा, तो राउल्ट्स लॉ इसके लिए हो जाएगा पी ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाले गैस का बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये इसका क्या है मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारे, यही हमारा है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ कुछ खास चीज नहीं है, बल्कि क्या है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उस गैस के वेपर प्रेशर और उसी गैस का हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है, इन दोनों के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो काफी आसान है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हमेशा आइडियल गैस के लिए अप्लाई होता है। मतलब आइडियल गैस, इसमें जो हमारा गैस होता है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल गैस होना चाहिए। नॉन आइडियल गैस जो होते हैं उनके लिए राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ये बहुत ही बड़ा इसमें एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना पड़ता है। ये इसका पूछता है लिमिटेशन, पूछता है राइट राउल्ट्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। इसकी क्या लिमिटेशन है, तो मैंने आपको बताया ना, ये किस पे है, ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या होता है राउल्ट्स लॉ, एग्जाम में काफी बार पूछा भी आता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।